Hi everybody. तो yesterday we have decided to start geography section. तो आज हम ज्योग्राफी का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा. बट यार देखो क्वेश्चंस बेसिक से ही आएंगे, ठीक है. ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है ना एक कि जिसका बेसिक्स अगर आपका अच्छे से क्लियर है और साथ में कुछ आपने मैपिंग वगैरह कर रखी है तो ज्योग्राफी आपका इसी में सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है. तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो देखो यार, 2 NCERTs हैं हमारे पास. अगर आप खुद से रिवीजन करना चाहोगे इन 2 NCERTs को कवर करने में आपको मिनिमम 10 दिन लगेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसको निपटाएंगे विद इन 3 to 4 days, ठीक है. तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो ओशन वाटर्स करके चैप्टर है, जो वहाँ से हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं आज, ठीक है. बुक से पढ़ना चाहोगे तो 10 पेजेस हैं, यहाँ आपका 1 से 2 पेज में कवर हो जाएगा. सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल इसमें ऐड है, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं. ये रहे आपका, तो ये रहे आपके नोट्स. मैं आपको समझा देता हूँ, तो उसके बाद आप रीड आउट कर लेना इसको अच्छे से. तो ये आपका चैप्टर सॉर्ट आउट हो जाएगा. ये देखो, ये चैप्टर आपका वाटर्स ओशन का, ठीक है. हाँ, तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो आपको पता होगा यार, बेसिक है, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ लिक्विड, ओशन एंड गैस, ठीक है. तो ये समझने की चीज़ है, बाकी तो रीड करने का सब कुछ. हाँ, तो ये है समझने का. ओशन के डिविजन्स क्या क्या हमारे, ये देखो. दिस इज़ योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि सबसे पहला पार्ट. अगर आप लैंड से ओशन की तरफ जाते हो तो सबसे पहले जो आप अपने पाँव रखते हो ओशन के बीच में, लाइक ओशन के बीच में, जो लैंड टू सरफेस, जब आप लैंड टू ओशन जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेस करना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ. एक्सटेंडेड मार्जिन है ये कॉन्टिनेंट्स का. इट इज़ द शैलोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ठीक है. शैलोस्ट पार्ट रहेगा. देखो ओशन ब्रेक क्या है कि जहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आके हमारा ख़त्म होता है. ये देख रहे हो आप, सो दिस इज़ योर ओशन ब्रेक, ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है. सो द एवरेज विड्थ इसकी कितनी रहेगी, 80 किलोमीटर. जो माउंटेनियस एरियाज़ है ना, जैसे कि अर्जेंटीना के साथ चाइल लगता है, चाइल का जो लाइक अर्जेंटीना हो गया, साउदर्न अमेरिकन, जितनी भी जो कि माउंटेनियस कोस्ट है हमारी, ठीक है, जो कोस्ट माउंटेन से बिल्कुल कवर है, तो उसका ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो होगी नहीं, क्योंकि वो माउंटेन्स होंगे. वो हमारा कैसे वो रिलीफ नहीं बन पाएगा ना, वो प्लेन नहीं बन पाएगा. तो जो माउंटेनियस कोस्ट हैं जितनी भी, वहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होंगी, ठीक है. लैंड का इन्फ्लुएंस भी होगा तो सारे फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है. जितना भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं पेट्रोलियम का, आपने देखा होगा कि ना, वो ऑफ शोर होगा, जो लैंड से बिल्कुल साथ में लगता होगा. ये नहीं है कि ओशन के बीचों बीच होगा, बिल्कुल कोस्ट के साथ होगा, ठीक है. तो यहाँ पे वो पाए जाते हैं. उसके बाद आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप. ये वर्ड स्लोप से ही आपको पता चल रहा है. कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप के साथ ही आपके ट्रेंचेस होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको मिल सकता, क्योंकि ये स्लोप है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना तो कोई फॉसिल होंगे, यहाँ तो ना ही कोई मड वगैरह होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ कैनियंस और ट्रेंचेस मिलेंगे. इसके बाद ये देख लेते हैं यार, ये देखो डायग्राम आप अच्छे से. ये आपकी ट्रेंचेस हो गई, ये आपका ओशन का फ्लोर हो गया, ओशन प्लेन. सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच अगर कोई ओशन में है तो यही है, एप्सिलॉन. सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच है तो यही है ओशन प्लेन, ठीक है. कॉन्टिनेंटल स्लोप
डीप सी प्लेन होंगे, ठीक है। दिस इज़ द जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ द ओशन एंड इट इज़ flattest regions covered with fine grain sediments like clay and silt। ये आपको बताया ना, यहाँ पे क्ले और सिल्ट, क्योंकि वो वहाँ पे स्टे करने का आपको उसको टाइम है, उसको वो स्टे करेगा वहाँ पे, वहाँ से उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। डीप ओशंस और ट्रेंचेस, सो इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन अकर एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। ट्रेंचेस हमारी बनेंगी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। सी दो टाइप की प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है। एक होगी हमारी कन्वर्जेंट, एक होगी डाइवर्जेंट। ये इसकी मूवमेंट कैसे होगी, जो हमारे कन्वेक्शन करंट्स होंगे अर्थ के अंदर, तो वो इसकी मूवमेंट कराएगा। हमारी जो प्लेट्स होंगी ना, हमारी प्लेट्स की मूवमेंट करवाएगा ये। तो देखो अगर ये प्लेट कॉन्टिनेंट की है, ये ओशन की प्लेट है, ठीक है। तो जब ये कॉन्टिनेंट की प्लेट ओशन के प्लेट के साथ कन्वर्ज होगी तो ऑटोमेटिकली ओशन की प्लेट समर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब ये समर्ज होगी ना, ये ओशन की प्लेट समर्ज हो गई, तो यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा। कन्वर्जेंट प्लेट्स बनाएंगी मिड डाइवर्जेंट प्लेट बनाएंगी मिड ओशनिक रिजेस और कन्वर्जेंट प्लेट बनाएंगी हमारी ट्रेंचेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक ओशन में होंगी, उसके बाद इंडियन ओशन में होंगी। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। और ये याद रखना आपको कन्वर्जेंट प्लेट, ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा डाइवर्जेंट के साथ, तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। ये हमारा आइसलैंड है, जो ये भी एक मिड ओशनिक रिज का पार्ट है। ये देखो आप मिड ओशनिक रिज, ये रही आपकी मिड ओशनिक रिज, ये आप देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पे अटलांटिक ओशन को कवर कर रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा वर्ल्ड कवर कर रखा है इसमें। ये आपका ना आइसलैंड यहाँ पे, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज। तो ये सी के स्पेलिंग थोड़े आपके ठीक नहीं है, तो ये आपका रहा सी माउंटेन्स, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम सी वॉल्केनोज बट कांट रीच अबव ओशन, ठीक है। तो ये जायोट्स क्या होंगे आपके, ये भी सिमिलरली सी माउंट्स ही होंगे, बट ये क्या होंगे, ये एक टाइम पे आपके सी के ऊपर थे, आपके सरफेस, सी के सरफेस है जो सरफेस के ऊपर होते थे, बट टाइम के साथ क्या हुआ, ये सबमर्ज होना, जैसे सी लेवल बढ़ा तो ये सबमर्ज हो गए, तो ये सबमर्ज होते हैं सी लेवल बढ़ने से, तो ये प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। सी प्लेट्यू कह सकते हैं उनको, अंडर सी प्लेट्यू बोल सकते हो आप। सबमरीन कैनियंस, दिस इज लाइक डीप ओशनिक वैलीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ लार्ज रिवर्स। हडसन कैनियन है जो यूएसए में, इसकी एग्जांपल है सबमरीन कैनियन की। कैनियंस तो आपको पता होगा ना क्या होंगे, लाइक कोलोराडो का कैनियन है यूएसए में। उसको क्या होता है कि इरोजन की वजह से, जैसे ये रहा आपका पूरा एक सरफेस रहा लैंड का, तो क्या होगा, स्लोली यहाँ से इरोजन होगी, इरोजन होती रहेगी साइड से, तो ये सरफेस स्टैंड स्टिल ऐसे ही रहेगा आपको। अटोल क्या होंगे, ट्रॉपिकल ओशंस में होते हैं, इसमें कोरल रीफ्स होंगे और लगून के फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर। तो ये अटोल्स हमारे लगून प्लस फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर, ठीक है। ये अटोल्स कहीं पे भी हो सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लगून्स में होंगे, अटोल्स, यहाँ की फ्रेश वाटर में होंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपने करना है इसमें। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। लैटीट्यूड सबसे पहले अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब पोलवर्ड्स जाओगे तो सनलाइट हमारी कम हो जाती है, तो जिस वजह से ओशन का टेम्परेचर भी उस हिसाब से कम होगा, पोलवर्ड्स डिक्रीज होगा टेम्परेचर। अनइक्वल लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी लैंड ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है लैंड, तो यहाँ का ओशन टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट ये देखो, जो आपकी ऑफ शोर विंड्स है ना, जो सब गंदा हो गया यार, जो कि ऑफ शोर विंड्स हैं हमारी लैंड टू ओशन की तरफ ट्रैवल करते हैं, वहाँ से वार्म वाटर को लेकर जाएंगी, और जो कि अंडर सी वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो कि कोल्ड होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को लैंड टू ओशन जो विंड ट्रैवल करेगी, वहाँ से जो वार्म वाटर होगा उसको वो साथ लेके जाएंगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द कोस्ट। और जो अंडरग्राउंड वाटर होगा ओशन के अंदर, वो कोल्ड होगा तो वो ऊपर आ जाएगा ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। ऑन शोर मतलब कि जो ओशन टू लैंड ट्रैवल करती हैं, वो क्या करेंगी, वो हमारी डाउन वेलिंग करेगी, ठीक है। वो जो कोल्ड वाटर होगा वो उसको डाउनवर्ड्स लेके जाएंगी और वार्म वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है डाउन वेलिंग। तो ओशन करंट्स क्या करेंगे, वार्म वाटर, सो ओशन करंट्स, वार्म करंट्स इंक्रीजेस टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज, ठीक है। तो कोल्ड करंट्स डिक्रीजेस टेम्परेचर इन वार्म एरियाज। तो यार ओशन करंट्स तो ट्रैवल करते हैं ना, ओशन करंट्स हमारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जब वो इक्वेटर की तरफ आएंगे पोल से, तो अपने साथ वो कोल्ड वाटर लेके आएंगे। तो जो वार्म रीजन है इक्वेटर, यहाँ पे वो क्या करेंगे, करंट्स कोल्ड वाटर यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो वही सेम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स जो जाएंगे करंट्स, वो यहाँ पे वार्म वाटर लेके जाएंगे। तो ये बैलेंस इसी से बनेगा, वाटर का बैलेंस बने रहेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस बनेगा। तो यार देखो, कोल्ड करंट डिक्रीज टेम्परेचर इन वार्म एरियाज़, ये तो ठीक है, बट जो वार्म एरियाज़ में इनक्लोज्ड सीज़ हैं हमारे, ठीक है, जो कि लो लैटिट्यूड्स में वार्म एरियाज़ में कोल्ड करंट से कम इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनक्लोज है ना सीज़। तो यहाँ पे रिवर वाटर भी आएगा। तो ये ना जो ओपन ओशंस हैं, ओपन ओशंस के जो कोल्ड वाटर्स, जो कोल्ड करंट्स हैं, तो ये इसमें इन्फ्लक्स नहीं हो पाएंगे, तो इसका टेम्परेचर हमारा वार्म ही रहेगा। हायर लैटिट्यूड्स पे जो आपके इनक्लोज्ड सीज़ हैं, ठीक है, और ये ओपन सी है हमारा, तो इक्वेटर से जो वार्म करंट्स जाएंगे, तो वो ओपन करंट, जो ओपन ओशन होगा, तो वहाँ पे तो वो आपका इन्फ्लुएंस डालेंगे। जो इक्वेटर टू पोलवर्ड्स वार्म करंट्स जा रहे हैं, वो तो ओपन ओशन को वो ठीक है वार्म कर देंगे, ओपन ओशन का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेंगे। बट जो इनक्लोज्ड सीज होंगे हायर लैटिट्यूड्स में, इस पे इसका इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल होगा, तो ये स्टिल कोल्ड ही रहेंगे, ठीक है। ये तो बैलेंस हो जाएंगे, ओपन ओशन जो हो गया वो बैलेंस हो जाएगा, इसमें वार्म वाटर तो ऐड हो जाएगा, पर इस पे नहीं होगा। सिमिलरली जो लो लैटिट्यूड्स के इनक्लोज सीज हैं, ये हमारा ओपन सी है, पोल से इक्वेटर वर्ड्स आएगा
कोल्ड करंट्स वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालेगा, ठीक है, इसका वाटर बैलेंस करेगा, इसका टेम्परेचर बैलेंस करेगा, और यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस नेग्लेजिबल होगा, तो ये स्टिल फॉर्म ही रहेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज वर्टिकली, ठीक है। तो द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। इट इज़ अबाउट 1 किलोमीटर डीप। थर्मोक्लाइन पता है, जहाँ पे जो ओशन का एक एरिया है, यहाँ से जो ये देखो जो ओशन का एरिया ना, तो यहाँ से तो टेम्परेचर ऐसे आपका डिक्रीज़ होगा, नीचे जाते जाते डिक्रीज़ होगा। जब आप 400 मीटर डीप जाओगे, 400 मीटर डीप जाने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज़ होगा अप टू 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर, ठीक है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। टेम्परेचर अप्रोचेस 0 डिग्री हेयर, ठीक है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशंस ओवर मिड एंड लोअर लैटिट्यूड्स, जो मिड और लोअर लैटिट्यूड्स होंगे वहाँ पे टेम्परेचर लेयर्स में होगा। इक्वेटर पे क्या होगा, देखो इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर, जो इक्वेटर है वहाँ पे आपके ओशन का वाटर है वो स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा, वो लेयर्स में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी सेम रहता है, तो इस पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो मिड एंड लोअर लैटिट्यूड्स है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट लेयर होगी, ठीक, उसका टॉप लेयर उसकी होगी, फर्स्ट लेयर है जो, दिस इज द टॉप लेयर। तो क्या होगा ट्रॉपिक्स में, टॉप लेयर ऑफ वार्म वाटर इन ट्रॉपिकल रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द, so it is the top layer, ठीक है। Here warm water in tropical region is present throughout the year, but in mid latitudes only during the summer, ठीक है। मिड लैटिट्यूड्स में क्या होगा, ये जो वार्म वाटर है ये सिर्फ समर्स में होगा, और ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर वार्म वाटर होगा अपर लेयर में। सेकेंड लेयर में क्या होगा, इट इज़ वेरी कोल्ड इन दी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स, ऑब्वियस है, कोल्ड वाटर की है यही रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। सो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता है सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है सरफेस में ओशन के। तो हीट इज़ ट्रांसमिटेड टू द लोअर लेयर्स थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। कन्वेक्शन प्रोसेस होगा कि लाइक लेयर टू लेयर हीट ट्रांसफ़र होगी, पहले फर्स्ट लेयर में होगी, फिर सेकंड में होगी, फिर थर्ड लेयर में होगी, तो इसी को हम बोलते हैं, जो लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र होगा इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा टेम्परेचर का वो थ्रू आउट, इट्स नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। In the tropical zones, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections. कुछ नहीं है, ट्रॉपिकल जोन्स में क्या होगा, वेस्टर्न सेक्शंस वार्मर रहेंगी ईस्टर्न सेक्शन से, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो ट्रांसपोर्ट करेंगी वार्मर वाटर वेस्टवर्ड, ठीक है। ये देखते हैं हम सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। ये क्या रहेगी, 1 kg ऑफ सी वाटर, जितना भी सॉल्ट डिजॉल्व रहेगा 1 kg ऑफ सी वाटर, ठीक है। इट मेजर्ड इन पीपीटी वाटर, और फ्रेश वाटर में जो कितना मार्क है 24.7 पीपीटी, जो हमारा फ्रेश वाटर, और ब्रैकिश वाटर में क्या लिमिट रहेगी, जब 24.7 पीपीटी की सैलिनिटी हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी, इवेपोरेशन से क्या होगा, आपकी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होगी। रेनफॉल होगी तो फ्रेश वाटर उसमें ऐड होगा, फ्रेश वाटर इनफ्लो
करेगा तो सैलिनिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, अगर नहीं करेगा तो इंक्रीज होगी। सैलिनिटी इंक्रीज, सैलिनिटी टेम्परेचर, ये हम देखें, ये देखो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होंगी। इन तीनों में से अगर टेम्परेचर हमारा चेंज होगा तो भी सैलिनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी देखते हैं। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन इज हाई, salinity sometimes reaches to 70 ppt। ठीक है, it decreases on the western part of the northern hemisphere, क्योंकि because of melted water from the Arctic region। high salinity is between 50 to 20 degree latitude, 50 और 20 डिग्री लैटिट्यूड में क्या होगा, सबसे हाई सैलिनिटी होगी, ना कि इक्वेटर पे होगी सबसे हाई सैलिनिटी, नहीं, ये नहीं होगी इक्वेटर पे, ये होगी हमारी ट्रॉपिक्स पे, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, इट नेक्स्ट इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ पे जैसे हम जाएंगे ना, नॉर्थ की तरफ, लाइक इक्वेटर टू पोलवर्ड्स जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि देखो पोलवर्ड्स क्या होगा, इसका यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आपको पता डिक्रीज होगा तो सैलिनिटी भी हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, बट लैटिट्यूड डू नॉट ऑलवेज द फैक्टर, इसमें हमारा फ्रेश वाटर भी होगा एक फैक्टर, प्रेसिपिटेशन भी फैक्टर होगी, सो नॉट नियर द लैटिट्यूड इज अ फैक्टर। ये कुछ फैक्ट्स रहेंगे आपके, जो हमारा नॉर्थ सी होगा, सी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये मैं पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगा यार। जो नॉर्थ सी होगा यहाँ पे हाईएस्ट सैलिनिटी होगी। ठीक है, अब ये देखो नॉर्थ सी है हमारा, जो ये हायर लैटिट्यूड पे आता है। ठीक है, नॉर्थ सी, बट यहाँ पे सैलिनिटी हाईएस्ट होगी, क्योंकि जो नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट रहेगा वो क्या करेगा, जो सलाइन वाटर रहेगा ना, जो हमारा मिड लैटिट्यूड्स में होगा जो सलाइन वाटर, वो इसको वहाँ पे लेके जाएगा नॉर्थ सी की तरफ। ठीक है, एक तो ये हो गया रीज़न। जो हमारा हो गया बाल्टिक सी है ना, यार ये क्या हो गया इसमें स्पेलिंग का, जो हमारा बाल्टिक सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी कम रहेगी, क्योंकि रिवर्स होंगी यहाँ पे, तो इसकी वजह से सैलिनिटी कम होगी। मेडिटेरियन सी है ना जो, वो हमारा एक इनक्लोज्ड सी है। ठीक है, और साथ में ही वो हमारा क्या होता है, ये अफ्रीका के साथ टच हो रहा है हमारा, तो मेडिटेरियन सी हमारा ट्रॉपिक्स के पास होगा, लाइक सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा, तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो हाई सैलिनिटी, तो वेरी लो इन द ब्लैक सी ड्यू टू रिवर्स इनफ्लक्स। ओके, सैलिनिटी देखो, सैलिनिटी एट सरफेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सैलिनिटी जो सरफेस वाटर रहेगा वहाँ पे इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, अगर इवेपोरेशन होगी तो इंक्रीज होगी, अगर फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स रहेगा तो डिक्रीज होगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच फिक्स्ड एट द ओशन डेप्थ। तो ये आपकी एक टर्मिनोलॉजी रहेगी हेलोक्लाइन। सो इट इज़ द पॉइंट वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, जैसे आपने पढ़ा कि थर्मोक्लाइन है, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज होगा उस पॉइंट पे, तो हेलोक्लाइन में क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होगी। सैलिनिटी इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। सैलिनिटी अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो ओशन वाटर क्या होगा, हैवी हो जाएगा, तो ये डेंस होने की वजह से ये डेप्थ में चला जाएगा ओशन वाटर, जो सैलाइन वाटर है वो डेप्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो जो वो डेंस
वाटर है ना, तो वो डेंस इसीलिए कि उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो समझ लो सैलिनिटी भी ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। स्ट्रैटिफिकेशन बाय सैलिनिटी, देखो सैलिनिटी स्ट्रैटिफाइड करती है ओशन के वाटर को। जो हमारा लो सैलाइन वाटर होगा वो रेस्ट करेगा इस पे हायर सैलाइन वाटर पे, क्योंकि ये हैवी रहेगा और ये लाइट वेट रहेगा, तो ये इस तरह से स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या होगा, थर्मोक्लाइन पे शार्पली डिक्रीज होगा, सैलिनिटी हेलोक्लाइन पे शार्पली डिक्रीज होगी, जो वाटर की डेंसिटी रहेगी वो क्या होगा, पाइकोलाइन पे शार्पली डिक्रीज होगी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल देख लेते हैं। तो सैलिनिटी का अगर ये सीक्वेंस पूछ लें क्वेश्चन एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो लेक वैन होगा जो कि टर्की में सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर इसका है, उसके बाद डेड सी होगा, उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि ग्रेट सॉल्ट लेक लाइक वर्डिंग ऐसी है, बट सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी होगी, लेक वैन की। जो अरेबियन सी है उसकी सैलिनिटी वे ऑफ बंगाल से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखो जो लैंड लॉक्ड रीजन्स होंगे इसकी सैलिनिटी ओपन ओशन से ज़्यादा होगी, ओपन ओशन की सैलिनिटी एस्चुरीज से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको इनक्लोज समझ के तो ये मत कंफ्यूज करना कि इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी। इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होगी लैंड लॉक्ड की, फिर ओपन ओशन की, फिर एस्चुरीज की। सो ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था, जायॉट्स पढ़ा होगा आपने, तो ये देख लीजिए, ये अंडर वाटर सी माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू की तरह ऊपर फ्लैट टॉप होते हैं इसको, तो ठीक है। काफ़ी हो गया आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आई विल अपलोड इट टुमारो। तो ऐसे करके हम 3-4 दिन में 11th की NCERT कवर कर लेंगे। तो यार देखो PDF से पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना PDF से। तो थैंक यू। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा PDF और लिंक इसका कमेंट्स में डाल दूंगा। ओके।